नमस्कार, टीवी न्यूज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में जानेंगे कि बिहार विधान परिषद में रो पड़ी जेडीयू की महिला नेता। बात करेंगे तेलंगाना सुरंग में फंसे वर्कर्स की। देखेंगे लंदन में जयशंकर की कार रोकने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन को। बात करेंगे इनकम टैक्स बिल के उन प्रावधान की जिस पर मचा है बवाल। एक नजर डालेंगे अब मिशन गुजरात की तरफ और आखिर में देखेंगे बिहार में क्यों बाबाओं की बहार। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। झारखंड बीजेपी की नेत्री और जेएमएम सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन पर हुआ जानलेवा हमला। पुलिस ने पूर्व पीए को किया गिरफ्तार। एक बार फिर कनाडा मैक्सिको पर पहले ट्रंप ने बदला अपना प्लान। टैरिफ 30 दिन टाला। कनाडा में लोगों ने अमेरिकी टमाटर खाना छोड़ा। इटली से हो रही है मांग। 25 साल बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड। 2000 में न्यूजीलैंड ने टाइटल जीता। टीम इंडिया को 63% आईसीसी मैच में हराया है। आतंकी तहब्बुर राणा की अर्जी पर फिर खारिज। अमेरिकी कोर्ट में प्रत्यर्पण रोकने की मांग की थी। कहा पाकिस्तानी मुस्लिम हूं, भारत गया तो मारा जाऊंगा। तुगलक रोड का नाम बदलने की अटकलें। बीजेपी सांसदों ने नेम प्लेट पर विवेकानंद मार्ग लिखा। विपक्ष बोला इतिहास बदलने की कोशिश। लगातार दूसरी बार मस्क का स्टारशिप टेस्ट हुआ फेल। 8वें टेस्ट में बूस्टर लॉन्च पैड पर वापस आया लेकिन शिप हुआ आसमान में ब्लास्ट। मध्य प्रदेश में ठंड ने 10 साल का तोड़ा रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में धूप खिली तो वहीं पहाड़ी राज्यों में 9 मार्च से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में अब एक ही दुकान पर मिलेगी बियर और अंग्रेजी शराब। 25,000 से अधिक दुकानें हुई आवंटित। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में ऐतिहासिक असीरगढ़ किले की तलहटी में टॉर्च लेकर आधी रात को खुदाई में जुट जाता है पूरा गांव। कुछ लोगों को सिक्के मिलने का दावा। महाराष्ट्र के ठाणे में भीषण हादसा। गोदाम में लगी आग के बाद नाइट्रोजन सिलेंडरों में हुआ ब्लास्ट। 2 लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ा। कृषि मजदूरों को 9,670 और सरकारी विभागों के श्रमिकों को 11,850 रुपए प्रति माह वेतन। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की महिला नेता और पार्टी की एमएलसी रीना यादव आज विधान परिषद में रो पड़ी। जी हां, दरअसल महिला दिवस के मौके पर रीना यादव ने विधान परिषद के प्रश्न उत्तर काल में सीएम नीतीश कुमार की तारीफ में कविता पढ़ी। इधर जेडीयू एमएलसी कविता पढ़ ही रही थी कि इस दौरान ही लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्यों ने चापलूस शब्द के साथ टिप्पणी करनी शुरू कर दी। हंगामे के बीच मंत्री अशोक चौधरी सदन में उठ खड़े हुए और उन्होंने आरजेडी के एमएलसी और सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी को बैठे बैठे टिप्पणी करने पर आड़े हाथों ले लिया। मंत्री अशोक चौधरी के बयान के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चौधरी को चापलूसी न करने की सलाह दी। दोनों के बीच सदन में काफी देर तक बहस होती रही। विधान परिषद के सदस्यों को संबोधित करते हुए रीना यादव ने कहा कि मैट्रिक के बाद उन्हें उनके पिता ने आगे की पढ़ाई इसीलिए नहीं करने दी क्योंकि तब बिहार में माहौल ठीक नहीं था। रीना यादव ने आगे कहा कि बिहार में तब आरजेडी का शासनकाल था। मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई। आज जब मैं नीतीश कुमार को लेकर सच कह रही हूं तो मुझे चापलूस कहा जा रहा है। बता दें कि अपनी आप बीती बताते हुए रीना यादव सदन में ही रो पड़ी। तेलंगाना के श्री शैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग में फंसे 8 व्यक्तियों की तलाश अभी भी जारी है। ये घटना 22 फरवरी की सुबह हुई जब सुरंग की छत का एक हिस्सा अचानक गिर गया।
उस समय सुरंग में लगभग 50 श्रमिक कार्यरत थे, जिनमें से 42 ने सुरक्षित बाहर निकलने में सफलता तो पा ली, जबकि एक इंजीनियर सहित 8 लोग अभी भी सुरंग में फंसे हुए हैं। उन्हें बचाने के लिए सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, सिंगरेनी खदान, बीआरओ, एनजीआरआई, जीएसआईएल&टी और अन्य प्रमुख संगठनों की टीमें राहत कार्यों में सक्रिय हैं। बता दें, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार तकनीक का उपयोग करके फंसे व्यक्तियों की खोज की जा रही है। टनल से तेज दुर्गंध आ रही है, जिससे अनहोनी की संभावना बढ़ गई है। आपको बताते चले, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी बाधा टनल में बढ़ता हुआ सिल्ट और पानी का स्तर है। तेलंगाना सरकार के अनुसार टनल में फंसे श्रमिकों के जीवित बचने की संभावना केवल 1% है। सुरंग में प्रति मिनट 5000 लीटर पानी बह रहा है, जबकि सुरंग में भारी कीचड़ और पत्थर पहले ही साफ किए जा चुके हैं। पानी का बहाव राहत प्रयासों में एक गंभीर बाधा बन गया है। ऐसे में मजदूरों के हित की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गुरुवार से राहत प्रयास तेज करने का निर्णय लिया गया है। एनडीआरएफ, रैथौल माइनर की टीमें सुरंग के कीचड़ में फंसी टनल बोरिंग मशीन के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा बुधवार को लोको ट्रेन ट्रैक पर गेज कटिंग और मरम्मत का काम किया गया था। वेंटिलेशन ट्यूब को सुधारने का प्रयास किया गया। अत्यधिक जमा हुए पानी को निकालने के लिए भारी मोटरों का सहारा लिया जा रहा है। इसके साथ ही सुरंग के भीतर और बाहर के क्षेत्रों की नियमित निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे राहत कार्यों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव होगा और स्थिति का मूल्यांकन किया जा सकेगा। लंदन में एसजे शंकर की कार रोकने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो सकता है। खबर है कि भारतीय जांच एजेंसियां इन खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों के भारत कनेक्शन की जांच करेंगी। सूत्रों का कहना है कि मौजूद वीडियो फुटेज के आधार पर प्रदर्शनकारियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जांच एजेंसियों को इस बात का अंदेशा है कि कुछ महीनों पहले ब्रिटेन में इंडियन हाई कमीशन के सामने जो हिंसक प्रदर्शन किया गया था, उनमें से कुछ प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन में भी शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत में मौजूद इन खालिस्तानी समर्थकों की संपत्तियों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अगर विदेश मंत्री एसजे शंकर की कार को रोके जाने के मामले में इनकी संलिप्तता साबित होती है तो कार्यवाही होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी पहले ही ब्रिटेन में स्थित इंडियन हाई कमीशन के सामने हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले की जांच कर रहा है और इस संबंध में ब्रिटेन की जांच एजेंसी से भारतीय जांच एजेंसियां लगातार संपर्क में हैं। विदेश मंत्री एसजे शंकर ने लंदन दौरे के दौरान चैथक हाउस थिंक टैंक में एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद जैसे ही वह अपनी कार की तरफ बढ़े, वहां पहले से विरोध कर रहे खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने उन्हें देखकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी थी। यहां तक कि तिरंगे झंडे का अपमान भी किया और उसे फाड़ने की कोशिश की थी। हाल ही में संसद में पेश किए गए इनकम टैक्स विधेयक 2025 को लेकर गहमा गहमी जारी है। इसी कड़ी में विपक्ष और कुछ संगठनों ने इसका कड़ा विरोध जताया है। इस बिल के तहत टैक्स अधिकारियों को बिना किसी वारंट या पूर्व सूचना के लोगों के ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक खातों और ट्रेडिंग लेन देन तक पहुंचने की अनुमति दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को 13 फरवरी को संसद में पेश किया था, जिसके बाद इस पर जमकर बहस हो रही है। आरोप है कि इससे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होने का डर है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस विधेयक के खिलाफ मुखर है। पार्टी की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने इसे सरकार का विरोधियों को दबाने का हथियार करार दिया है। उनका आरोप है कि मोदी सरकार लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष और आम नागरिकों को डराने धमकाने में लगी है। कांग्रेस ने इस कानून को निगरानी कानून बताया और सरकार पर निजी जीवन में अतिरिक्त हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। इस नए आयकर बिल में एक अहम प्रावधान ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति पर छुपी हुई संपत्ति या काला धन रखने का संदेह होता है तो टैक्स अधिकारी उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक सीधा एक्सेस ले सकते हैं। इसमें ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट शामिल है। इसके अलावा अधिकारियों को सुरक्षा कोड और पासपोर्ट बाईपास कर डिजिटल डेटा तक पहुंचने की शक्ति भी दी गई है।
बता दें, गुजरात में विधानसभा चुनाव करीब आते ही केंद्रीय नेताओं के दौरे बढ़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार गुजरात पहुंच रहे हैं। वहां 2 दिन रुकेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इससे पहले 2-3 मार्च को वह वन्य जीव दिवस पर कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। तब उन्होंने जंगल सफारी का भी आनंद लिया था। वह अब 2 दिन गुजरात में रहने वाले हैं। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी आज गुजरात पहुंच रहे हैं और वह भी 2 दिन रुकेंगे और पार्टी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करने वाले हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए जिला और राज्य स्तरीय पार्टी कार्यकर्ताओं और राज्य के नेताओं से मिलेंगे। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार वह इंडिगो की फ्लाइट से सुबह अहमदाबाद पहुंचेंगे। यहां पूर्व पीसीसी अध्यक्षों और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी। दोपहर में आराम के बाद वह 2 बजे फिर से जिला कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठेंगे। 3 बजे से राहुल गांधी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों के साथ चर्चा करने वाले हैं। गुजरात में राहुल के सामने कांग्रेस को एकजुट रखने के साथ ही चुनाव के लिए पार्टी में नई जान फूंकना भी एक चुनौती है। राहुल का दौरा इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर कांग्रेस नेतृत्व पर ये सवाल उठते रहते हैं कि वह राज्य को इग्नोर करता रहता है और भाजपा की लगातार सफलता की वजह यही है। गुजरात में 8-9 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक होने वाली है। पूरे 64 साल बाद ऐसी बैठक गुजरात में होने जा रही है। इससे पहले साल 1991 में भावनगर सौराष्ट्र में बैठक की गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये इवेंट पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस 3 दशक से भी ज्यादा समय से राज्य की सत्ता से दूर है। उसे भाजपा का काउंटर करने के लिए रणनीति पर काम करना होगा और मजबूत चुनौती देनी होगी। पार्टी को उन नेताओं को मनाना है जो कहते रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व सिर्फ चुनाव के समय रुचि दिखाता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। राजनीतिक पार्टियां सियासी विसात बिछाने में जुटी है तो धार्मिक एजेंडा सेट किए जाने लगे हैं। धार्मिक बाबाओं का बिहार दौरा शुरू हो गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार के गोपालगंज में अपना डेरा जमा रखे हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर शुक्रवार को बिहार दौरे पर पहुंच गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार के 5 दिन के दौरे पर पहले से हैं। चुनावी तपिश के बीच धार्मिक गुरुओं के बिहार दौरे के मायने तलाशे जाने लगे हैं तो वहीं सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये किसके लिए सियासी जमीन तैयार करेंगे। बीजेपी के लिए 7 महीने बाद होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बिहार का दौरा हो चुका है जिससे सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी इस बार बिहार को लेकर पूरी तरह से चुनावी मोड में उतर चुकी है और उसकी नजर सत्ता के सिंहासन पर है। ऐसे में संघ प्रमुख से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री और रविशंकर के बिहार दौरे और कार्यक्रम से सियासी माहौल गर्मा गया है। इसे चुनावी नजरिए से जोड़कर देखा जाने लगा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को बिहार के गोपालगंज पहुंच चुके हैं। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों तक हनुमंत कथा सुनाएंगे। गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के रामनगर स्थित श्री राम जानकी मठ को आस्था का केंद्र बनाया गया है। यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ भारी भीड़ को देखते हुए सिर्फ 1 दिन के लिए दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने गुरुवार को कहा कि वे यहाँ अपने लिए थोड़े आए हैं, वे इस देश के हिंदुओं को जगाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं बल्कि दुनिया के 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे किसी पार्टी के लिए भी नहीं है, वे किसी के लिए वोट मांगने नहीं आते हैं बल्कि हिंदुओं के अलग को जगाने आए हैं। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए डीबी न्यूज के साथ।